डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 आते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसमें हम कराची रेजोल्यूशन की भी बात करेंगे, सप्रू कमेटी की भी बात करेंगे। फिर जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं एक एक डीपीएसपी, उसको डिस्कस करेंगे, कैसे याद रखना है उन डीपीएसपी को, वो भी बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फर्क है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में भी है। अब कई बार क्वेश्चन में ये आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये पार्ट 4 है और इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, क्योंकि कई बार डीपीएसपी वर्ड ना यूज करके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज ना करके वो पार्ट 4 भी कह देते हैं क्वेश्चन में, कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें हैं कि नहीं है। तो यू शुड नो कि हाँ, पार्ट 4 किससे डील करता है, डीपीएसपी से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 आते हैं। तो अब ये आए कहां से, ये लिए कहां से गए हैं। सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो ये है कि वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरिश वालों ने भी, आयरलैंड वालों ने भी स्पेन से लिए, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, बट हमें इतना याद रखना है कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया है। इसके साथ साथ हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा के भी कुछ इन्फ्लुएंस हैं इस पे, जैसे कि ब्रिटिश टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जीओआई एक्ट 1935 में, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। जीओआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शंस किसको थी उस समय। उस समय ये गवर्नर्स को, जो गवर्नर जनरल थे या गवर्नर थे, उनको इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। और अब जो ये इंस्ट्रक्शन है वो किसको है, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, इनको है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक चीज होगी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी होगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि जीओए एक्ट 1935 में थे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी कुछ इन्फ्लुएंस है, जैसे कि कराची रेजोल्यूशन 1931 का। आपको पता है कि जो 1929 का लाहौर सेशन हुआ था, 1929 में लाहौर में जो सेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज का, लाहौर वाले सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड ओवर किया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, बट उसको, उसका विजन क्या होगा, फॉर द कॉमन जनता, उसका विजन क्या होगा जनता के लिए। तो वो कराची रेजोल्यूशन में, कराची रेजोल्यूशन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें इन्होंने बात की थी। उसमें इन्होंने सोशो इकोनॉमिक राइट्स की बात की थी, उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की भी बात की थी। कराची रेजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की भी बात हुई थी। और जस्टिस, ये इसमें बहुत सारे थे कि फार्मर्स को जो टैक्सेस लग रहे हैं, इवन जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, जो वर्कर्स हैं, उन सब की राइट्स की बात हुई थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कराची रेजोल्यूशन का भी एक तरह से उस पर असर है हमारे डीपीएसपी पे। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है, सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी, एक हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस, एक तरह से, ठीक है। उसका नाम था, आई विल राइट इट हियर, नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस। ये जो बनी थी, ये बनी थी 1941 में। बेसिकली इसमें क्या था कि जो किसी भी उस समय की दो पॉलिटिकल पार्टीज ही ज्यादा वो थी, एक तो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक मुस्लिम लीग। तो लेकिन उसमें था कि नॉन पार्टी, जो किसी भी इन दोनों से ज्यादा एसोसिएटेड ना हो, एक न्यूट्रल व्यू दे सके, उसके तहत एक 1941 में बनी थी। और इन्होंने एक सप्रू कमेटी फॉर्म की थी, तेज बहार सप्रू के अंडर, जो कि 1944 में फॉर्म की थी, ठीक है। उसने रिपोर्ट दी थी नेक्स्ट ईयर 1945 में। इन्होंने भी जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स की बात की थी। बस आपको इतना याद रखने की जरूरत है। एसएससी वगैरह में तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से साल में हुई थी 1944, कौन से साल में रिपोर्ट दी 1945, कौन सी कमेटी हुई थी ऐसी जो कि नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस ने फॉर्म की थी। तो नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस 1941 में, और उन्होंने कमेटी ये फॉर्म की थी 1944 में, रिपोर्ट 1945 में दी थी। इन्होंने भी जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स की बात की थी। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे बोरो किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, उसका भी इन्फ्लुएंस है। कराची रेजोल्यूशन में 1931 का जो था, जिसमें कि विजन बताया गया था, विजन क्या है पूर्ण स्वराज का, उसमें भी एक ब्लूप्रिंट दिया गया था सोशो इकोनॉमिक राइट्स का। तो वहां से भी हमारे पास, उसमें भी बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का भी आता है और इसका भी, डीपीएसपी का भी आता है। इसी तरह से सप्रू कमेटी ने भी जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट्स की बात की गई थी। एंड
अब हम इसमें एक BN राव की भी हम बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनकी भी हम बात करेंगे। उन्होंने भी बताया था कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल में इनको बांटो, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने उनकी बात मान ली थी। अब देखिए, आपको ये सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन वो कर रहे थे, हेड कौन थे, BR अम्बेडकर। उन्होंने इसको क्या बोला था, नॉवेल फीचर बोला था। एक नया फीचर है, नॉवेल फीचर है, ठीक है। और ये माना जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों को मिला लो तो ये फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मैंने रेड मार्क कर रखा है उतना ही आपको लर्न करने की जरूरत है बस। फिर इसी तरह से इसको कंशाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन GOI एक्ट 1935, कराची रेजोल्यूशन, सप्रू कमेटी और FR प्लस DPSP को मिला के फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बात यह है कि इनकी जरूरत क्या थी, ठीक है, इनकी जरूरत क्या थी। तो हमारी जो कंट्री थी उस समय इतनी ज्यादा डाइवर्स थी और ऑलरेडी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने फेस किए थे, और एक ना एक बेसिकली एक गाइडलाइंस चाहिए थी कि कैसे एग्जीक्यूटिव या कैसे लेजिस्लेचर काम करें। और हमारा जो मेन पर्पस था उस समय वो क्या था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो था एक वेलफेयर स्टेट बनाने का। तो ये क्या है, ये पॉलिसी डायरेक्शन है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, ताकि एक वेलफेयर स्टेट बना सके। वेलफेयर स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड दे ब्रिज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो कि फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं, विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो हमारे जो DPSP हैं वो हमें क्या गारंटी करते हैं, गारंटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, गारंटी नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि ब्रिज करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि DPSP इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे असेंबली के, उन्होंने जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट्स को बोला था कि इन राइट्स को दो पार्ट्स में बांट दो, कुछ जस्टिसेबल कुछ नॉन जस्टिसेबल। अब हम आगे आते हैं। एक बार इसको आपको आइडिया लगी गया है, ठीक है। सप्रू कमेटी आपको याद रखनी है, कराची रेजोल्यूशन, GOI एक्ट 1935, एंड आपको इसमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में कहीं पे भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में कहीं पे भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन करा जाता है। जैसे एक क्लासिफिकेशन तो ये किया जाता है कि इनको DPSP को भी राइट्स की फॉर्म में भी देखा जा सकता है, कुछ आइडियल्स की फॉर्म में भी देखा जा सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्टिव्स की फॉर्म में भी देखा जा सकता है। एक तो ये है। फिर इसके सिवा DPSP को एक और क्लासिफिकेशन किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिसके बेसिस पे गांधीयन, ठीक है, फिर लिबरल और सोशलिस्टिक, ये हम आगे अभी सारे पढ़ेंगे। इस बेसिस पे भी किया। राइट्स क्यों वर्ड यूज किया, आप कहेंगे राइट्स कहाँ से आ गए, क्योंकि आप देखेंगे अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप कई उसमें देखेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको कि उसमें वर्ड राइट बोला गया, जैसे राइट टू वर्क, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 41 में देखिए राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके तहत हमने बोला कि हम इनको आइडियल्स, कुछ तो आइडियल्स हैं एकदम कि आइडियल स्टेट में क्या होना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है स्टेट को, कुछ राइट्स भी हैं। इसी तरह से गांधीयन, लिबरल और सोशलिस्टिक उसमें भी हमने इनको डिवाइड किया है। तो अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, एक एक करके उस DPSP को डिस्कस करेंगे, कैसे याद रखना है ये भी देखेंगे। ये हमें याद है कि पार्ट 4 है, 36 से 51 है। तो जब पहला आर्टिकल 36 से 51 है तो पहला आर्टिकल 36 हो गया, और ऑब्वियसली बात है उसमें तो डेफिनेशन ही आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आएगी, स्टेट की आएगी। स्टेट की वही डेफिनेशन होगी जो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में थी, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि उसमें यूनियन गवर्नमेंट, उसमें एग्जीक्यूटिव यूनियन, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, इसी तरह से स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर्स, फिर उसमें लोकल अथॉरिटीज भी आएंगे और अदर अथॉरिटीज भी आएंगे, और अदर अथॉरिटीज पे हमने पूरा डिस्कस किया था कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आएगा। 36 में क्या आ गया, डेफिनेशन आ गई स्टेट की, सिंपल। 37 में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि एक तो ये एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, लेकिन फिर भी दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट ताकि टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं, कि तो एनफोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट, लेकिन हाउएवर ये फिर भी एक फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और इसीलिए इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो अप्लाई करें इन प्रिंसिपल्स को इन मेकिंग लॉस। बट ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, तो देखा जाए तो इनकी कोई लीगल वो नहीं है सैक्टिटी। तो 36 में डेफिनेशन, 37 में कि एनफोर्सेबल नहीं है बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। अब देखिए हम आते हैं, अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं 38। 38 पहले सिर्फ ये इतना वाला पार्ट था, ये 1 पार्ट दे रखा है, सिर्फ इतना था पहले, बाद में इसको 1 करके और ये 2 ऐड किया गया था।
1 कर दिया था 2, और ये किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको इसमें ऐड किया था, ये इनइक्वालिटीज वाला पार्ट ऐड किया था। तो जो ओरिजिनल था उसको 1 नंबर दे दिया, और ये वाला जो था इसको इन्होंने नंबर 2 दे दिया। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं 38 में क्या बात करते हैं। ये 38 में बात करते हैं कि द स्टेट, पहले तो स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, जो मैंने रेड कर रखे हैं उतने से ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर करना है, कैसे करना है? बेसिकली उनको जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। प्रेम्बल वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कि क्या करना है? उनको जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल ऑर्डर इस तरह से हो कि जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। ये जो है इसको 1 नंबर दिया गया था 44th अमेंडमेंट से, और ये वाला पार्ट ऐड किया गया था जिसमें इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात हुई थी, कि मिनिमाइज करिए इनइक्वालिटीज। किस में? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में, यानी कि हर तरीके से इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात हुई। 38 में यानी कि बात हुई सोशल ऑर्डर की, वेलफेयर होना चाहिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज। ये 38 हो गया। देखिए 39 आया है। अब 39 इंपॉर्टेंट, और आप देखिए 36 से 51 अगर आप देखें, अगर आप 36 से 51 आर्टिकल देखें तो सिर्फ 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें दोनों डिजिट जो है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। एक तो 36 हो गया और एक 39 हो गया। इसमें ये भी 3 के मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का। लेकिन 36 सबसे पहला है, हमें पता है, उसमें तो स्टेट की डेफिनेशन है तो इसको भूल जाओ। अब ये बचा 39। 39, 9 में से 3 गए 6, तो एक यही आर्टिकल है जिसमें 6 पार्ट्स हैं, ए से लेके एफ तक। एक यही आर्टिकल है जिसमें 6 पार्ट्स हैं, ए से लेके एफ तक। तो एक ये इसका तरीका है, क्योंकि सिर्फ यही 2 डिजिट्स हैं, 30 नंबर्स हैं 36 और 39, जो कि दोनों डिजिट 3 का मल्टीपल है। और 36 तो पहला है स्टेट, और 39 में 6 पॉइंट्स आते हैं। वो 6 पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं उसके लिए भी हमने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया, जैसे LMCEHY। LMCEHY, ध्यान से देखते हैं इसको भी। देखिए LMCEHY क्या बोलते हैं? पहले पार्ट, पहले तो क्या वही है कि आप स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या करना है कि आपको सिटीजन्स को, मेन एंड वुमेन इक्वली, के पास एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड का चांस हो। एल से LMCEHY, एल से क्या आ गया? लाइवलीहुड। फिर क्या बोलते हैं कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है, ओनरशिप और जो कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज का, वो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। तो एम से मटेरियल रिसोर्सेज, एल से हुआ लाइवलीहुड। बी 39 बी में क्या है? मटेरियल रिसोर्सेज की बात है कि ओनरशिप जो है मटेरियल रिसोर्सेज की, कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेज का, वो कॉमन गुड को सर्व करना चाहिए। फिर सी से कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी? वेल्थ की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। जो हमारा सिस्टम है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉन्सेंट्रेशन हो, कि कॉमन गुड सर्व ना हो पाए इस तरह से। ई से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए। अब देखिए एच से हम हेल्थ की बात करेंगे, और जब हेल्थ की बात करेंगे ना तो इसमें सबकी बात करेंगे, इसमें मेन की, वुमेन की, चिल्ड्रन की भी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ई पार्ट में क्या है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, चाहे टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन हो, उसको भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, और उनको ऐसे किसी वोकेशन में, किसी भी उसको ऐसे प्रोफेशन में नहीं दिया जाएगा जहां नहीं वो कर सकते, जहां पे एज या स्ट्रेंथ उनके अलाउ नहीं करती। तो एच में सब कुछ आ रहा है। ये जो एच है ना, ये बहुत वाइड एच है, इसमें मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, कि ताकि उनका अब्यूज ना हो। फिर आ गया वाई में हम बात, वाई कहां से हमने लिया? यूथ से लिया। लेकिन जब यूथ की बात करें तो बचपन की भी बात करेंगे, इतना याद रखना कि जब यूथ की बात करें तो ऑब्वियसली बचपन, चाइल्डहुड की भी बात करेंगे। यानी कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज देनी है, फैसिलिटीज देनी है, ताकि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हो, फ्रीडम, डिग्निटी के साथ हो, और वो एक्सप्लॉइट ना हो, किसी भी तरह की मॉरल या मटेरियल अबेंडनमेंट उनकी ना हो। तो दोबारा से एक बार देखते हैं 39 हमने देखा, उसमें 9 - 3 6। 39 में LMCEHY, 39 ए में लाइवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। 39 पी में जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो कॉमन गुड को सर्व करें। सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ई,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ, हेल्थ की जब बात कर रहे हैं एच में, हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ में सब कुछ, मेन वुमेन चिल्ड्रन भी आएंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। और वाई जब हम यूथ की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों की भी बात करेंगे कि इनके पास यू सारी अपॉर्चुनिटीज हो कि वो हेल्दी वे में ग्रो हो सके, फ्रीडम डिग्निटी के साथ हो सके, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई मॉरल और मटेरियल अबैंडनमेंट ना हो। तो ये 39 आर्टिकल है जिसमें 5 है। और ये जो एफ वाला पार्ट है ये ओरिजिनली नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 की, ये बाद में हमने ऐड किया था। तो ये हो गया 39। 36 में स्टेट की डेफिनेशन, 37 में बताया एनफोर्सेबल नहीं है लेकिन फंडामेंटल है गवर्नेंस में। 39 में 6 पॉइंट्स आ गए LMCEHY, 39 में 6 पॉइंट आ गए LMCEHY। और हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था जो 39B था और 39C जो था, यानी कि मटेरियल रिसोर्सेज वाला पॉइंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला पॉइंट, ये डिसाइड हुआ था कोर्ट्स, पहले पार्लियामेंट ने कई सारे अमेंडमेंट्स किए थे, फिर फाइनली ये हुआ था कि 39B और C को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो अगर कोई लॉ बनाती है तो उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर उसको नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 14 और 19 उस केस में 39B और 39C में नीचे गिने जाएंगे, जबकि वैसे FR ऊपर होते हैं। बट 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई एक्ट लेके आती है, कोई लॉ लेके आती है पार्लियामेंट, तो उसको ऊपर माना जाएगा। किसको? उस एक्ट को जो बनाए हैं। और 14 और 19, आर्टिकल 14 और 19 को नीचे बना जाएगा, ये हमने पहले कर लिया है। तो ये हो गया 39 तक। अब 39A एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, 39A। देखिए जितने भी ए आएंगे इसमें, 39A आएगा, ठीक है, इस तरह से 43 आएगा, जितने भी ए वाले आर्टिकल हैं वो सारे के सारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किए हैं जितने भी ए वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते रहेंगे आगे जितने भी आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं 39A की, ये ऐड किया 42nd अमेंडमेंट 1976 से। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है इसमें कि इसमें बात क्या कर रहे हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बेसिकली किसी को भी पैसे की कमी की वजह से या किसी और डिसेबिलिटीज की वजह से जस्टिस डिनाई ना हो, जस्टिस डिनाई ना हो। इसी के तहत जो नालसा बना है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 39 है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ए वाले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुए हैं। फिर अब हम 40 की उम्र में, कहते हैं ना 25-26 के साल में नौकरी लग जाती है, 40 तक आते आते अपना गांव याद आ जाता है। तो अब गांव पहुंच जाते हैं, याद रखने के तरीके हैं ये, ठीक है, कि 40 की उम्र में अपना गांव याद आ जाता है, अपना देश याद आ जाता है। तो विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की क्या स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट शैल टेक की ऑर्गेनाइज करें वो विलेज पंचायत। और ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा, उनको कुछ पावर्स भी तो दे, कुछ अथॉरिटी भी तो दे, ताकि वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर पाए, ठीक है। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे कि उनको कितनी सारी पावर्स दी हुई हैं ताकि दे कैन एक्ट एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो 40 की उम्र तक आते आते अपना गांव याद आ जाता है, तो विलेज पहुंच गए, विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत में आपने आप शहर से नौकरी करके 15-20 साल की आपने नौकरी की है, फिर आप गए हैं गांव में, फिर आपने देखा चलो विलेज पंचायत तो है लेकिन यहाँ पे लोगों के पास कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आर्टिकल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि लोगों के पास राइट तो हो वर्क का, एजुकेशन का, पब्लिक असिस्टेंस का, ठीक है। बच्चों हैं तो उन बच्चों को एजुकेशन का राइट हो, बड़े हैं उनको वर्क का राइट हो, ठीक है, कोई डिसेबल्ड है, कोई बहुत एजेड है, उनको पब्लिक असिस्टेंस का राइट हो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट के केस में। तो ये आर्टिकल 41 कहता है। तो हमने जैसे विलेज पहुंचे फिर हमें राइट्स की बात याद आ गई, विलेज पहुंचे 40 की उम्र में, अगले उसमें देखा कि वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है, चलो ये भी मिल गया। फिर लगा 42 में कि भाई वर्क तो मिल गया लेकिन कम से कम अच्छा तरीके से तो हो, ह्यूमन कंडीशन तो हो वर्क के, वहां पे पानी, साफ पानी पीने की सुविधा तो हो, वहां पे अगर लेडीज काम कर रही हो क्रैच की फैसिलिटीज तो हो, वहां पे अगर लेडीज एक्सपेक्टिंग है तो उनको मेटर्निटी रिलीफ तो मिले, को वो लीव वगैरह जो भी कंडीशन है वो तो मिले। तो जैसे ही राइट की वर्क और एजुकेशन और इन सब की बात आई तो फिर बात हुई ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की भी, मेटर्निटी रिलीफ की भी। अब आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में ये जो एक्सेट्रा है ना, इस एक्सेट्रा को आपने वर्ड याद रखना है क्योंकि इस एक्सेट्रा में बहुत सारी बातें हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वेज की।
मिनिमम वेज की बात नहीं की है उन्होंने 43 में, लिविंग वेज की बात की है। मिनिमम वेज तो मिनिमम है, लेकिन लिविंग वेज जो होती है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकती है, ठीक है, जो कि मिनिमम से ज्यादा होती है। तो ये जो एक्सेट्रा जो बार बार कह रहे हैं उसमें क्या है, इसमें कहते हैं लिविंग वेज तो होनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ताकि वो मेंटेन कर सके, साथ साथ उनके पास जो फ्री टाइम होता है अपना लेजर भी एंजॉय कर सके, उनके पास सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी हो। देखिए कितनी सारी बात कर रहे हैं वो, हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन पहले हमने 40 में बात की विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो, 41 में हमने बोला राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस दो, फिर हमने बोला अच्छा ये सब तो दे दिया लेकिन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मेटर्निटी रिलीफ भी दो, फिर 43 में हमने थोड़ा सा ऊपर गए, 43 में हमने कहा अच्छा अब थोड़ा उनको लेजर भी एंजॉय करने दो, उनको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी दो, और मिनिमम वेज की बात नहीं की, लिविंग वेज की बात की, ताकि वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं। और इसमें हर तरीके के वर्कर्स आएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो, ठीक है, जिस भी तरह के, चाहे वो किसी भी तरह की माइंस में काम कर रहे हो, सभी वर्कर्स की उन्होंने बात की। फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, अगर हम चाहते हैं कि वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करें, तो क्यों ना वो खुद कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह अपनी कर पाए, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बेसिस पे, रूरल एरियाज में, ठीक है, क्योंकि हम ये ज्यादातर ये बात अभी हम उसमें कर रहे हैं, रूरल एरियाज के उसमें कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हर जगह हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। तो लेकिन हम याद रखने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात भी कहाँ की है, 43 में की। तो ये जो एक्सेट्रा है ये बहुत बड़ा एक्सेट्रा है 43 में, जो लिविंग वेज के साथ साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेजर एंजॉय कर सकते हैं, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे चाहे कोऑपरेटिव बेसिस पे, वो भी है। तो ये हो गया हमारा 43। 43 ए भी है, ठीक है, 43 ए है, मैंने अभी आपको बताया था ए वाले जितने भी है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब सब कुछ हो गया, आपने पहले विलेज पंचायत कर दी, फिर आपने उनको राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस, एजुकेशन दे दिया, फिर ह्यूमन कंडीशंस की भी बात कर दी, फिर आपने उनका लिविंग वेज, उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात कर दी। अब मैनेजमेंट नहीं सुनती तो उनको क्या हम मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन भी अलाउ कर सकते हैं? तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमारा 43 ए हो गया। ए है तो ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ही किया है। अब एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये है 43 बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं की प्रमोशन होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, वो ऑटोनॉमस हो, उनके इलेक्शन हो, कैसे वो करेंगे अपने आप पर। और ये आया कहां से था बी वाला, ये आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो 90 बी है तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 नहीं है, ए वाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, 43 बी ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड हुआ था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हुई थी। अब देखिए, अब आया 44। 44 में 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसमें दोनों डिजिट सेम है, वो है 44। 36 से 51 के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसमें दोनों डिजिट सेम है, 4 और 4, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म सबकी सेम होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी भी हम कहते हैं ना, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो सारी चीज सेम होनी चाहिए। तो 44 में आपने देख लिया दोनों नंबर यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 44 दोनों नंबर सेम, उससे आप याद रख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। अब 45, देखिए जब हम स्कूल में मैथ्स करते थे तो हमें जब एंगल्स ड्रॉ करना सिखाए गए थे, तो उसमें हमें पहले कौन से एंगल्स सिखाए गए थे ड्रॉ करना, पहले तो हमें प्रोटेक्टर से डी से एंगल्स बनाना सिखाए जाते हैं, डी से तो आप जितनी मर्जी डिग्री का आपको बनाना सिखा देते थे 72 का, 36 का, लेकिन जब हमें कंपास से ड्रॉ करने सिखाए जाते थे तो उनमें अर्लीस्ट एंगल्स में 45 डिग्री सिखाया जाता था, राइट। 36 से 51 में, अगर 36 से 51 में हम बात करें कि कौन सा एंगल अर्लीस्ट सिखाया गया है हमें कंपास से ड्रॉ करना, तो वो 45 डिग्री का है चाइल्डहुड में, ठीक है। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, एजुकेशन वाला डीपीएसपी में कौन सा आएगा, 45 आएगा, आर्टिकल आपको इतना याद रहेगा। और फिर आपको याद रहेगा कि इसमें अर्ली ये भी मॉडिफाई किया था, ओरिजिनली ये नहीं था, इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से किया गया था, 2002 इसको मॉडिफाई किया गया था। इसमें पहले जो 14 इयर्स वाला था वो हम आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स में ले गए थे, तो इसमें बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड केयर की,
चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात हो रही है कि उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर भी मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन भी मिलना चाहिए। तो ये मॉडिफाई हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 45 से आपको याद रहेगा, 45 से आपको ये चीज याद रहेगी कि जब एंगल्स बनाने सिखाए गए थे, वो अर्लीस्ट एंगल्स जो थे 36 से 51 में अगर कोई था तो वो 45 ही था। तो वहां से आपको चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और 6 ईयर्स तक की एज की बात हुई है, क्योंकि पहले ज्यादा की थी लेकिन फिर वो अमेंड कर दिया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब 46 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 46 की। इसमें बात हो रही है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस की। देखिए 45 में एजुकेशन की बात की है, तो आपको याद रहेगा कि अगले में भी 46 में भी एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक, लेकिन स्पेशल कैटेगरीज की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस की, ताकि उनके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस या किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। 46 में एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस के, ताकि उनके एक्सप्लॉयटेशन या सोशल इनजस्टिस उनके साथ ना हो। अब बात करते हैं 47 से। देखिए 47 में ना कई सारी बातें की हैं जो याद रखने की है। इसमें कई सारी बातें की है, इसमें पब्लिक हेल्थ की बात की है, इसमें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स की भी बात की है, इसमें न्यूट्रिशन की बात की है, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की है। तो इसको, क्योंकि इसमें ड्रग्स आ गए हैं, ठीक है, संजय दत्त का केस हुआ था, में और भी कई सारे केस हुए थे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो इसको AK-47 की तरह याद रख लो आप, ठीक है। AK-47 जो हमें पता है, जो एक वेपन होता है, उसके साथ याद रख लो कि जहां ड्रग्स की बात हो रही है वो तो खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो AK-47 से याद रख लो। लेकिन जब हम ड्रग्स की उस वाले आर्टिकल में बात कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं, ड्रग्स के यूज के प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं, तो याद रखना उस पहले, इस प्रोहिबिशन से पहले वो हेल्थ की बात कर रहे हैं, अच्छी चीजों की, न्यूट्रिशन की, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो और पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव हो। इसी के तहत तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलते हैं हर गांव में, इतने सारे जो हैं, कभी TB का प्रोग्राम चलता है, कभी पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव चलती थी। तो ये सब क्या है, ये सब अभी भी चलती है, पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव अभी भी ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो ये सब जो है वो इसी के तहत है। तो 47 AK-47 से याद रखना है, इसमें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को प्रोहिबिट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसमें न्यूट्रिशन की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने की भी बात कर रहे हैं, ताकि लोग हेल्दी रह सके बेसिकली, ठीक है। अब ये हो गया। अब हेल्दी रहना है, उससे अगले में आ जाते हैं, अच्छा हेल्दी रहना है तो क्यों ना अपने घर में ही, मतलब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, ठीक है, कि अच्छा एग्रीकल्चर होगा, अच्छे हमें ग्रेन्स मिलेंगे, अच्छे हमें फ्रूट्स मिलेंगे, तो अब उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। इसी तरह से एनिमल्स की ब्रीड्स अच्छी होंगी तो वो अच्छा मिल्क देंगे एंड सो ऑन, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक लाइंस में होना चाहिए, ताकि ब्रीड्स प्रिजर्व भी हो, इंप्रूव भी हो। और प्रोहिबिट करना है इसमें स्लॉटर काउस का, या जो भी दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, कैटल हैं, उनका जो है उनको, उनका स्लॉटर ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 48। अब 48 के बाद 48A, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने किया है। इसमें उन्होंने बोला एनवायरनमेंट को भी तो इंप्रूव करो। देखिए कितने लॉजिकल उसमें चल रहे हैं, ठीक है। एक बार 40 से दोबारा देखते हैं। 40 में कहा विलेज पंचायत, फिर बोला राइट टू वर्क, विलेज पहुंच गए, वहां पे देखा लोगों के पास राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, फिर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होने चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, फिर थोड़ा और इंप्रूव करते हैं, लिविंग वेज की बात करते हैं। तो अच्छा लिविंग वेज, सोशल, उनका लेजर वाला टाइम भी इंप्रूव हो गया। अब उनको मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में भी पार्टिसिपेशन करने दो। फिर 43B में उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी उनको प्रमोट करो। फिर 44 में बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। 45 डिग्री के एंगल से याद रखा अर्ली चाइल्डहुड केयर, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, उसमें फिर नेक्स्ट में भी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्पेशल कैटेगरीज के। फिर AK-47 से आपको याद रहेगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, लेकिन न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ। फिर जैसे ही पब्लिक हेल्थ की बात हो गई तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन में आ गया। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है तो वो साइंटिफिक लाइंस पे प्रमोट हो और स्लॉटर ना हो काउस वगैरह का। इतनी बात होगी। चलो अब हेल्थ की बात हो ही रही है तो क्या हवा पानी साफ नहीं चाहिए, क्या क्या फॉरेस्ट को भी हमें मेंटेन नहीं करना चाहिए? तो 48A में, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ही जो था, उसमें उन्होंने बात की एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की भी, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की भी, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। फिर अब बात आ जाते हैं, अब 3 ही रह गए हैं तो इजीली लर्न भी रहेंगे। 49 में मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनको भी तो कोई उसको मतलब डिफेस ना करे, उसको डिस्ट्रक्ट ना करे, उसको स्पॉइल ना करे, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पार्लियामेंट जो है जिसको डिक्लेयर कर देगा
पार्लियामेंट जिसको डिक्लेयर कर देगा कि वो मॉन्यूमेंट या प्लेस या ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसी को माना जाएगा। इसके तहत भी कई सारे आर्कियोलॉजिकल वाले जो है हमारे एक्ट्स बने हुए हैं, इन सभी के अंडर कुछ ना कुछ बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। फिर 50 आर्टिकल 50 आता है। देखिए 50 वो शोले का डायलॉग है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ आधे मेरे पीछे जाओ, आसानी बोलता है, तो इसमें वही उसी से याद रखना है। 50 है ना, तो आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। मान लो आधे पुलिस, वो पुलिस भी तो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कुछ पुलिस वाले हैं कुछ लॉयर्स हैं, मतलब कुछ कुछ जजेस हैं, तो जो पुलिस वाले हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, जो जजेस हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखना है। 50-50 को ऐसे याद रखना है, असरानी वाले डायलॉग से शोले के, कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। आई थिंक शोले में ही था वो डायलॉग असरानी का। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। फिर आर्टिकल 51 आता है। आर्टिकल 51 अब इसका लास्ट है। अब इसमें हम इंटरनेशनल, पहले हमने सब देश की बात कर ली, इंटरनेशनल की भी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की इसमें बात करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहले में तो इटसेल्फ यही आ जाएगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरे में बोलेंगे कि ऑनरेबल रिलेशन भी रख लो भाई, नेशंस के बीच में ठीक ठाक रिलेशन दो अपने पड़ोसियों के साथ सब और दूसरों के साथ भी। फिर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी जो हैं उनको भी ओब्लाइज करना पड़ता है, क्योंकि एक सिविलाइज्ड नेशन है हम, ठीक है। इसी तरह से सेटल, फिर फोर्थ में आ जाता है कि अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो उनको आर्बिट्रेशन करके सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे वॉर करके। तो 51 इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें 4 बातें आ जाती हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो प्रमोट करना ही चाहिए, ऑनरेबल रिलेशन भी रखने चाहिए, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को भी ओब्लाइज करना चाहिए, और अगर कुछ झगड़ा हो तो वो आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल लेवल का कुछ झगड़ा हो तो उसको आर्बिट्रेशन से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो एक बार हम फटाफट से दोबारा देखते हैं, ताकि ये साथ साथ लर्न भी हो जाएंगे। इनको लर्न करो और खत्म करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। 36 में 36 में डेफिनेशन, 37 में एनफोर्सेबल नहीं है बट फंडामेंटल है गवर्नेंस में, और ये ड्यूटी है स्टेट की कि उनको अप्लाई करें इन प्रिंसिपल्स को लॉस बनाने में। 38 में 38 में सोशल ऑर्डर की बात की है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज वाला पार्ट ऐड किया गया था। जो इनइक्वालिटीज है वो सब तरह से, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में और अपॉर्चुनिटीज में भी। ये हो गया 38। 39 में 6 आएंगे पार्ट्स, ठीक है। 39 में 6 पार्ट्स आएंगे। LMCHCEHY, एल से लाइवलीहुड, एम से मटेरियल रिसोर्सेज, सी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ई से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। एच से जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन को भी अब्यूज ना उनकी टेंडर एज का, और जब यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ वाले पार्ट में चिल्ड्रन की भी बात आएगी कि उन सबको हेल्दी अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रोथ के लिए, हेल्दी वे में वो ग्रो कर सके, और उनके एक्सप्लॉयटेशन ना हो मॉरल मटेरियल अबेंडनमेंट के। और ये जो लास्ट वाला पार्ट था, एफ वाला पार्ट, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। 39A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है, इक्वल जस्टिस फॉर एंड फ्री लीगल एड। किसी को भी पैसे की कमी की वजह से और किसी तरह की डिसेबिलिटीज की वजह से दिक्कत ना हो, तो इसी के तहत नालसा बनाया गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर 40 साल की उम्र तक पहुंच गए, फिर हमें गांव याद आ गया तो विलेज पंचायत कर लिया ऑर्गेनाइज। फिर जैसे विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कर दी, फिर देखा राइट क्या है इनके, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ओल्ड एज में बहुत सारी स्टेट्स देती हैं, ओल्ड एज पेंशन देती हैं, डिसेबिलिटी पेंशन देती हैं। फिर चलो ये भी हो गया, अब कंडीशन तो ठीक हो, थोड़े ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मेटर्निटी रिलीफ तो हो, चलो वो भी हो गया। फिर लिविंग वेज, ये एक्सेट्रा याद रखना है, एक्सेट्रा में बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें लिविंग वेज की तो बात कर ही रहे हैं, ताकि वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, लेजर भी एंजॉय कर सकें, उनके पास सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी हो। कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात भी 43 में की गई है, ये याद रखना जरूरी है, 43 इंपॉर्टेंट है। फिर 43A तक पहुंच गए हम। 43A में क्या कहा कि अब सब कुछ हो गया, चलो इनको मैनेजमेंट भी अपने चलाती रहती है, तो चलो पार्टिसिपेशन अलाउ करो वर्कर्स की मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 43B, ये आपको याद रखना जरूरी है, बी में एक ही है 43B, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। 43 में कॉटेज इंडस्ट्रीज था, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से हुआ था। 43 तक आ गया। 44 दोनों डिजिट सेम, यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। फिर 45 एंगल, सबसे हमें स्कूल में भी, तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंगल से याद रख लेना उसको।
चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, इसको मॉडिफाई किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, उससे पहले 14 ईयर्स तक की बात की थी, बट उसको आर्टिकल 21A में हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन उन बच्चों के लिए जो कि 6 ईयर्स से छोटे हैं। फिर अगले में भी एजुकेशन की बात ही आएगी 46 में भी, लेकिन इसमें जो स्पेशल कैटेगरीज है उनकी बात आ जाएगी ताकि उनको इनजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर AK47 से आपने 47 में याद रख लिया कि उसमें न्यूट्रिशन की भी बात होगी, पब्लिक हेल्थ की मेंटेन की, प्रोहिबिशन हो ड्रग्स का, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का। फिर 48 जैसे ही हेल्थ की बात हुई कि 47 के बाद, तो फिर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की बात याद आ जानी चाहिए कि भी अच्छी तरह से एग्रीकल्चर होगा, हमें सब कुछ खाना पीना और सब जो हम खा रहे हैं और जो पी रहे हैं वो अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इम्प्रूव करना ब्रीड्स की साइंटिफिक लाइन्स पे हमें इन चीज़ों को, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करें, और स्लॉटर ना हो, प्रोहिबिशन हो स्लॉटर का, काउज या कोई भी तरह के जो मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं उनका। फिर अच्छा, अब हवा पानी भी तो साफ चाहिए, तो 48A ऐड कर दिया। ये बाद में पता चला ना, पहले तो हवा पानी साफ ही था, तो 48A ऐड कर दिया कि हवा पानी भी साफ होनी चाहिए, तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखो भाई। फिर अब थोड़ा सा लेजरली उस पे आ गए हम 49 में, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको पार्लियामेंट बताएगा कि कौन से हैं ऐसे, वो उनको भी प्रोटेक्ट कर दो। फिर आर्टिकल 50, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। फिर लास्ट वाला इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी प्रमोट करना है, ऑनरेबल रिलेशंस भी रखने हैं, जो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी है उनको भी oblige करना चाहिए, और अगर सेटलमेंट जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट की आर्बिट्रेशन से करनी चाहिए। यहाँ पे वही जो अभी जो मैंने बताया आपको रिविजन कराई, वो यही सब लिखी है। अब क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया, तो कुछ तो है सोशलिस्टिक, देखिए कुछ है सोशलिस्टिक, कुछ है गांधीयन और कुछ है लिबरल। एक एक करके शुरुआत करेंगे। 36 37 तो जनरल हो गए, 36 में डेफिनेशन, 37 में नॉट एनफोर्सेबल बट फंडामेंटल गवर्नेंस। उसके बाद आया 38, तो 38 में हमने सोशल वेलफेयर की बात की, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की थी, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। 38 के बाद आया 39 में भी हमने LMCEHY की बात की थी, उसमें भी सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो वो भी इसमें आ गया। 40 देखिए, 40 क्या था, 40 40 साल की उम्र में हम कहाँ पहुंच गए थे, गांव पहुंच गए थे, तो वो गांधी जी हमेशा रूरल एरियाज की ज्यादा बात करते, तो देखो 40 कहां पहुंच गया, इसमें पहुंच गया गांधीयन प्रिंसिपल में पहुंच गया 40। फिर 41 में हमने क्या, जैसे हम गांव पहुंचे तो उसके बाद क्या कहा था, राइट की बात याद आ गई थी कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, तो ये आर्टिकल 41 भी कहां हो गया। अच्छा, उससे पहले 39A भी था, ठीक है, जिसमें फ्री लीगल एड टू एंड एक्सेस टू जस्टिस है, वो भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही है। 40 उधर चला गया, 41 इधर आ गया, 42 ह्यूमन कंडीशंस, ये भी इधर आ गया। 43 में जो एक्सेट्रा वाला था, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें उनके पास सोशल अपॉर्चुनिटीज हो, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो, लेजर एंजॉय करने का हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात हो, वो इसमें आ गया। फिर 43A भी इसी में आ गया, जिसमें वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की मैनेजमेंट में हमने बात की थी, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ था। अब यहाँ हो गया 43A, बात हुई 43B की, 43B की, तो देखिए 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। तो गांधी जी जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बहुत, क्योंकि उनको ये था कि सब मिलके करेंगे तो चीजें होंगी। सपोज करो दूध बेचने वाले, उन्होंने एक अपना कोऑपरेटिव बना लिया, ठीक है, छोटे छोटे कुछ बास्केट बुनने वाले, उन्होंने अपना कोऑपरेटिव बना लिया, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। 40 तो गए ही, 43 भी है। 44 में क्या बात हुई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये थोड़ा लिबरल इंटेलेक्चुअल है, तो ये कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया लिबरल इंटेलेक्चुअल में, लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल 44 पहुंच गया। फिर पढ़ाई की जो बात हुई थी, ठीक है, कि कंपल्सरी एजुकेशन है, लेकिन इसमें अप टू 6 इयर्स वाले बच्चों के लिए, तो ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। फिर बात करते हैं 46 की, इसमें स्पेशल कैटेगरीज की बात हुई थी, तो वो हमेशा गांधी जी करते थे, तो वो वहां पहुंच गया। फिर गांधी जी इंटॉक्सिकेशन के भी बहुत अगेंस्ट थे, तो ये गांधी जी वाले में पहुंच गया। फिर एनिमल हस्बेंड्री, काऊ वगैरह का ख्याल रखने की भी बात गांधी जी करते थे, तो ये यहाँ पहुंच गया। लेकिन इसी में ये जो साइंटिफिक वाली बात है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी पहुंच सकती है, ये तो इसमें थोड़ा सा ओवरलैप भी हो सकता है। फिर एनवायरनमेंट की बात करना, वो हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल में पहुंच गया। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ना तो भी चलेगा, इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो वो फंस जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना, और 51 भी जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट करना, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना, ये सब लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा। एक इसमें देखिए 47 जो है,
पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल भी है, ये सोशलिस्टिक भी है। इसका जो पार्ट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वाला, वो गांधीयन प्रिंसिपल भी है। तो थोड़ा ओवरलैप होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो फ्रेमर्स होते हैं ना, वो बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाते हैं, जहाँ पे कोई वेग ना हो। वो आपका क्वेश्चन, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसकी वो मत करिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब अमेंडमेंट जो भी हमने बात करी ली, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया, तीनों ए वाले, ठीक है। 39A में क्या था, फ्री लीगल एड वाला। 43A में क्या था, पार्टिसिपेशन जो थी किनकी, वर्कर्स की इन मैनेजमेंट। और 48A में क्या था, जो हमारा एनवायरनमेंट था, ठीक है, इंप्रूव करो एनवायरनमेंट। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, सिटीजन टू पीपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 44th अमेंडमेंट एक्ट में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 38 को इन्होंने किया था, इनइक्वालिटीज वाला पार्ट जो था वो ऐड किया था। जो हमारा आर्टिकल 45 था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया था 86 अमेंडमेंट 2002 से, लेस देन 6 ईयर्स वाले बच्चों के लिए, बाकी उधर चला गया था। एंड इसी तरह से 43 भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला था, वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। ये सब बात हम ऊपर कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हुए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो बेडरॉक ऑफ द बैलेंस है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, वो फंडामेंटल, हम काफी सारे केसेस हुए तो उसमें था कि फंडामेंटल राइट ऊपर है कि डीपीएसपी ऊपर है, कई कई ऐसे केस होते हैं। फाइनली ये हुआ कि ये तो बैलेंस बनाना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी मेंटेन करना है, फंडामेंटल राइट्स। तो फिर हमें फाइनली वही हुआ था कि जो आर्टिकल 31C जो हमने पहले किया है, कि आर्टिकल 31C 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो किया था इंक्लूड, उसमें क्या था कि जो हमारा 39B और 39C में, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाली बात हो रही है, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाली मटेरियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। 39C में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, उनको अगर इफेक्ट देने के लिए सरकार कोई बना रही है एक्ट, तो वो ऊपर समझा जाएगा कंपेयर टू आर्टिकल 14 एंड 19 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये वाली बात हुई थी। तो बेसिकली हमें जब देखा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये भी कहता है कि आपको यू हैव टू रीड ऑल द पार्ट्स टुगेदर। तो जहां पे कैसी बात हो रही है, इसीलिए अब देखिए ना कितना टाइम टू टाइम चेंजेस भी हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में देखिए आर्टिकल 21 इंसर्ट हुआ, इसमें भी कितने सारे आपने देखे, 39A इंक्लूड हुआ एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। पहला, इन्फोर्सेबल नहीं है, वो तो उसी में लिखा है 37 में। और फिर बहुत वेग एंड ब्रॉड लैंग्वेज है। सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है और फंडामेंटल राइट्स के साथ भी कंफ्लिक्ट है। लेकिन पॉलिटिकल विल पे डिपेंड तो करता है, लेकिन क्या जो सरकार है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर अगले इलेक्शंस भी तो होंगे एंड ऑपोजिशन भी तो उसको यूज कर सकती है कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने पब्लिक हेल्थ पे नहीं किया। देखेंगे कि बहुत सारी चीजें की हैं, सारे के सारे अगर इनको उठाएं, सारे के सारे अगर आप इनको यहाँ पे जो हमारे एक्ट साइन में देखिए, सब में कुछ ना कुछ सरकार ने किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हुआ, ठीक है, सारे चीजों में। नालसा जैसे 39A में आप देखिए, नालसा बनाया, स्टेट लेवल पे उनकी अथॉरिटीज बनाई हैं कि हमने ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अब देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं, पब्लिक असिस्टेंस के लिए कोई इसी तरह की कोई पेंशन है, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, मिड डे मील भी दे रहे हैं, राइट टू वर्क है, नरेगा जो है महात्मा गांधी नरेगा वाला, ये सब है। इसी तरह से मेटर्निटी रिलीफ के लिए एक्ट्स हैं, लिविंग वेज के सभी चीजों के लिए हैं, इक्वल वेज फॉर इक्वल पे वाला है, एंड बहुत सारे सारे के सारे इसमें पब्लिक हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर एक्ट है, पोल्यूशन बोर्ड्स बना रखे, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये चाहे हम इनको कह देते हैं इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है और इनको यूज किया जाता है। अब हम एक बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में फर्क क्या है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में फर्क है। सबसे पहले, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, दे आर नॉट जस्टिसेबल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करते हैं एम, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को करते हैं। क्योंकि फंड जस्टिसेबल है तो कोर्ट्स एनफोर्स कर सकते हैं, कोर्ट्स एनफोर्स नहीं कर सकते। इनको लिया गया यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, इनको आयरलैंड की आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये लीगल है क्योंकि हम इनको कोर्ट एनफोर्स कर सकता है। इनके पीछे जो सैंक्शन है वो पॉलिटिकल या मॉरल ही है। पॉलिटिकल विल है तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करते हैं, ये कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं। ये नेगेटिव है क्योंकि फंडामेंटल राइट सरकार को बता रही है कि क्या नहीं करना आपको, जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव है क्योंकि बताया जा रहा है सरकार को क्या करना है, स्टेट को क्या करना है। इसको एनफोर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेशन, कोई लॉ नहीं लगाना, लेकिन इनको करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। भी तो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क वाले एक्ट बनाए, कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया, कोई नालसा का एक्ट बनाया एंड सो ऑन। तो ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले आए हुए हैं। जैसे अभी पहले तो ये लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया 2025 में आया, देखिए क्या कहते हैं
कहते हैं ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये इसके अंदर है। फिर पूछते हैं कि इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। पहला क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आपको याद भी होगा आर्टिकल 50, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, आर्टिकल 50। तो क्या ये डीपीएसपी में है। फिर फंडामेंट वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज में हम अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है ये। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, ये भी हमने पढ़ा है, तो ये भी है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ऑल द 3। ये 2017 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर। देखिए क्या लिखा है कि डीपीएसपी लिमिटेशंस कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि डीपीएसपी लिमिटेशंस तो करता ही नहीं ना, तो नीदर वन नॉर टू। लिमिटेशंस तो एफआर में है, फंडामेंटल राइट्स में लिमिटेशन है स्टेट के ऊपर, इसमें तो पॉजिटिव है ये तो, ठीक है। कितने स्मार्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो ये लिमिटेशंस है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, अगर ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होती लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में तो बोथ आ जाता, बट इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है। फिर which among the following was added to the DPSP by the 42nd amendment? equal pay for equal work, ये आपको याद है, LMCEHY अगर आप याद करोगे, LMCEHY, ठीक है। इसमें ये वाला ऐड हुआ था सिर्फ यूथ वाला, और बाकी देखते हैं। ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो ऐड नहीं हुआ। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये देखते हैं। राइट टू वर्क, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये आर्टिकल 40 ह्यूमन कंडीशन, ये दोनों मिक्स हैं, ठीक है। 42 43 दोनों की बात है। तो हमें याद भी है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43 ए में बात हुई थी, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये किया था। चाहे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो हमने ऐड किए थे यहाँ पे, दिस वन 43A, ओके। अब आगे वापस चलते हैं हम क्वेश्चंस में अपने। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Coming to the next one, other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? देखिए प्रियम्बल में तो है ही ना, जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की, लिबर्टी की, तो प्रियम्बल तो है ही। डीपीएसपी में भी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना, राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, और आपको पब्लिक हेल्थ मेंटेन करनी है, स्लॉटर ना हो काउस का, सब कुछ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट साफ हो, तो ये सारे भी उसमें भी यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी हम अब आगे करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजों की बात हो रही है कि जो एक्चुअली में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सब जगह आ रहे हैं इनमें, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, प्रियम्बल में है, डीपीएसपी में है, 7th शेड्यूल में, कन्वेंशनल प्रैक्टिस में, डीपीएसपी में है, आर्टिकल 50। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? सबसे पहले हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वेलफेयर स्टेट और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की थी, तो वो डीपीएसपी में बात होती है। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल, गांधी ना सोशल इकोनॉमिक, तो सोशल एंड इकोनॉमिक, ये भी हमने सबसे पहले बात की थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। पहला क्या है कि दे स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ओके। द प्रोविजंस कंटेन्ड आर नॉट एनफोर्सेबल, तो दोनों बातें सही हैं, ठीक है, बोथ ट्रू। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन दी डीपीएसपी, ये भी आपको पता है, लास्ट वाला जो वो है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ प्रोवाइड किया है? देखिए अब यहाँ पे आपको बहुत अपना दिमाग लगाना है। प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल की बात हुई है, ठीक है, तो जहां पे फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दिया। अब प्रियम्बल में भी जस्टिस की बात हुई है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और डीपीएसपी में भी बात हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? हमने आर्टिकल 37 में पढ़ा था ना, एनफोर्सेबल तो नहीं है बट दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो क्या हो जाएगा? डीपीएसपी हो जाएगा। इस तरह से अब इसके सिवा
कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4 भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 335। ठीक है, आर्टिकल 335 में जो स्पेशल हमारी कैटेगरीज हैं देश में, SC ST, इनको सर्विसेज के लिए, इनकी सर्विसेज की बात हुई है। जब हम ये पार्ट्स करेंगे तो उसको डिटेल में भी करेंगे। इसमें मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जाए 350A में कि मदर टंग में, ये आउटसाइड पार्ट 4 है। ठीक है, इसी तरह से इसमें हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई है। अब हम थोड़ा सा नालसा के बारे में देख लेते हैं। ओके, जो नालसा जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जितना रेड में किया उतना ही बहुत है, ध्यान रखना आपको कि एक तो इसका फुल नेम क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट से बनाई है। कौन से एक्ट से? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के इस एक्ट से बनाई है। 9 नवंबर को ये इनटू फोर्स आया था, थोड़े सालों बाद। इसके पेट्रन इन चीफ कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो नेशनल लेवल पे है। फिर स्टेट लेवल पे जो होंगे वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे एंड सो ऑन। इसमें लोक अदालत वगैरह भी फॉर्म होती हैं, लिटरेसी के लिए ड्राइव्स होती हैं, मतलब लीगल लिटरेसी के लिए ड्राइव्स होती हैं, ऑल दैट। और नालसा हेडेड बाय पेट्रन इन चीफ, हमने बताया था, चीफ जस्टिस होते हैं। पेट्रन इन चीफ इज चीफ जस्टिस, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसको जनरली की प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में उनको नॉमिनेट करते हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पे ऑब्वियसली चीफ जस्टिस हो जाएंगे एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें किस किस को फ्री लीगल एड दी जाती है। SC ST, जो लोग ट्रैफिकिंग या बेगार के विक्टिम हों, वुमेन एंड चिल्ड्रन, डिसेबल हों, जो कोई मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक तरह के हों, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, कोई भी अगर कस्टडी में है उसके लिए भी। और फिर इनकम की भी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 लाख से कम अगर जिसकी है उसके लिए, और स्टेट्स में डिफरेंट करते हैं। केरला में, कर्नाटका में 3 लाख रुपए की है, कईयों में 1 लाख रुपए की है कि 1 लाख से कम वाले कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम इतनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें याद रखने की बात यह है कि ये जो अवार्ड होते हैं ये पार्टीज पर बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह इनके पास पावर होती है। ठीक है, बहुत सारी लोक अदालत, परमानेंट, नेशनल, मेगा, काफी सारी लोक अदालत होती रहती हैं, ये याद रखने की जरूरत है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया था 2020 में, क्या बोला था कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है फ्री लीगल सर्विसेज देती है इन सबको। देखिए कितना इन्होंने इसमें दिमाग लगा के करना है। पहले तो इनकम की बात की, 1 लाख से कम हो, फिर ट्रांसजेंडर के लिए इनकम इतने से कम हो, फिर OBC की बात की, फिर सीनियर सिटीजन की बात की। अभी हमने ऊपर देखा कहीं पे भी सीनियर सिटीजन का नाम नहीं आया, तो इसको काट दो। इसको काट दिया तो जहां जहां पे 4 आया वो कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, राइट। अब कहीं पे भी OBC की बात की क्या उन्होंने? OBC की भी बात नहीं की उन्होंने, तो यानी कि जहां पे 3 आया वो भी कट गया, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा। तो हमें पता है कि ट्रांसजेंडर भी एक स्पेशल कैटेगरी है, तो उनको और इनको, और देखिए इनका हमें सबको पता है कि इनकम हम याद नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने इनकम इतनी कम दी है कि हमें पता है कि हाँ इससे इनकम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए साल की इनकम कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो फिर ये दोनों कैटेगरी आएंगी ही आएंगी, तो आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगा करना है। पहले आपने इसमें रिजेक्ट की कि कौन सी नहीं होगी। सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही तो 2 ऑप्शन वहां से कट गया। फिर OBC की भी बात नहीं हो रही, SC ST की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है, दो जेल, उनकी स्पेशल कैटेगरीज की बात हो रही है। फिर एनुअल इनकम है, तो अब वैसे भी उन्होंने देखो UPSC कितने स्मार्टली करता है, तो उन्होंने 1 और 2 और कोई ऑप्शन नहीं दिया, 3 कट गए तो एक ही बचा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो अब ये हमारा हो गया DPSP के सारे क्वेश्चंस डिस्कस, और आगे वाला जो टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज।